अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज के इस वीलॉग में हम 5-6 खबरों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के ऊपर मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है। वो पाबंदी कैसे लगाई गई है, किसने लगाई है, तफसीलन कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे चोरी के पैसे से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। इस यूनिवर्सिटी में कौन से मजामीन पढ़ाए जाएंगे, इस पे भी बात करेंगे। पैसा टोटल वफाकी हुकूमत इस पे कितना लगाएगी, जबकि मलिक रियाज का लूटा हुआ 190 मिलियन पाउंड का टोटल पैसा इसमें से कितना लगेगा, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, क्या पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। इस हवाले से कुछ वफाकी वज़रा के बयान आए हैं, वो क्या इस हवाले से अंदिया दे रहे हैं, इस पे तफसीलन बात करेंगे। चौथे नंबर पे बात करेंगे अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट है तालिबान के अंदर, वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्तफ़ी हो गए हैं। क्या अफगानिस्तान के अंदर कोई तालिबान के अंदर से ही रिजीम चेंज हो सकता है, इस पे तफसीलन बात होगी। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे अमेरिका में मुकीम ग्रीन कार्ड होल्डर उनके हवाले से एक जो नई पेशरफ्त हुई है कि वो भी अमेरिका में उनकी रिहाइश खतरे में है, वो कैसे है और क्यों है, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। और छठे नंबर पे अमेरिका से ही मुतालिक एक और खबर जो मिसिंग पर्सन के हवाले से, वहां पे भी आगाज हो गया है और अमरीकी मीडिया में और अमरीकी सोसाइटी में इस हवाले से क्या रिएक्शन देखा जा रहा है, तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। जबकि ट्रंप की इस सेक्शन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट, और आज सुबह जो अमेरिका की वहां पे सुबह है, वहां पे एक और नया एक ऑर्डर जारी किया गया है। वो है अमेरिका का जो एक सरकारी इदारा है मीडिया का, वॉइस ऑफ अमेरिका, उसको बंद करने का, और उसके साथ एक और वुड्रो विल्सन को बंद करने के हवाले से सदर ट्रंप की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इसके क्या असरात होंगे, इस हवाले से भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के ऊपर मुलाकातों पे पाबंदी लगाने के हवाले से। अगर आपके इल्म में हो, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि इंतजामिया को, जो जेल इंतजामिया है, उनको पीटीआई के अरकान और रहनुमाओं से इमरान खान के साथ मुलाकात करने के हवाले से अहकाम जारी किए जाएं। इस पे कुछ समातें हुई थी और जो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट थे उनसे भी जवाब मांगा गया था कि बताया जाए कि क्यों इन पीटीआई के रहनुमाओं के साथ और उसके साथ साथ जो लीगल उनकी टीम है उसके साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इस हवाले से जो आज फैसला जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ये जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, ये वो जज हैं जिनको अभी ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद तबादला करके सिंध हाई कोर्ट से यहाँ पे लाया गया था, जिसके ऊपर पीटीआई ने काफ़ी जो शोर भी मचाया था। ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हो या जजेस की तरफ से भी ये शोर मचाया गया था जजेस के तबादले पे, जिससे इनकी सीनियरिटी मुतासर होती थी। तो ये उनमें से एक जज हैं। इनका जो पीटीआई की तरफ से ये जो फैसला आया है, इसमें जो पीटीआई की तरफ से इस्तदा की गई थी कि ये पीटीआई रहनुमा जो हैं उनसे मुलाकात के लिए बनाए गए जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये अमल दरामद कराया जाए, ये पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त की गई थी। लेकिन जो जेल इंतजामिया की तरफ से जवाब दिया गया, उन्होंने ये बताया कि जो पीटीआई के रहनुमा है वो जेल की तरफ से बनाया गया मैकेनिज्म जो मुलाकातों का है उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं करते थे, उसकी खिलाफ वर्जी करते थे। ये सुप्रीडेंट जेल की तरफ से बताया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो उस मैकेनिज्म पे जो अमल ना करने की बुनियाद के ऊपर ये जो जेल सुप्रीडेंट है उन्होंने ये बताया कि पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए 8 रहनुमाओं की फहरिस्त जो है वो पेश की गई थी। उसमें सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोथा, शुएब शाहीन, अबूजर नियाजी और उजैर भिंडारी, ये इन लोगों की मुलाकात भी कराई गई थी 10 मार्च को इनकी जो इमरान खान के साथ। लेकिन ये कहा गया, जो फैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, उसके मुताबिक ये दरख्वास्त गुजारों ने मुलाकात से मुतालिक ये जो जितनी भी जेल के SOPs हैं या जो मैकेनिज्म बनाया गया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, ये उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सुप्रीडेंट जेल की इस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद करते हुए जो पीटीआई की दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी है। इसका मतलब ये है कि जो अब इनको जो एक मैकेनिज्म तैयार करने के बावजूद भी मुलाकात का वो था, वो अब नहीं वो फैसिलिटी दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान के ऊपर जो अदलिया की तरफ से ये जो एक रिलाय किया जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हमने देखा है कि माजी में जिस तरह से
ये भी धमकियां दी जाती थी कुछ जजेस की तरफ से कि हम इमरान खान को अदालत में बुला लेंगे और मुलाकात अगर ना करवाई गई अडयाला जेल की तरफ से तो ये अब वो जो सहूलतकारी थी, बज़ाहिर यही लगता है कि अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सहूलतकारी का सिलसिला था वो फाइनली बंद हो गया है। चाहे उससे पहले अगर हम देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से भी इसी तरह का एक फैसला आया, और अब जो दूसरे जज हैं जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, उनकी तरफ से जो पीटीआई का ये हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह से दरखास्तें दायर करके इमरान खान से जो भी चाहता था मुलाकात करने के लिए दरखास्त दायर कर देता था, वो बज़ाहिर लगता है कि ये सिलसिला अब ख़त्म हो रहा है। और वो जो सहूलतकारी का एक वो बना हुआ था इस्लामाबाद के हवाले से तासुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं चोरी के पैसे से इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से। आपके इल्म में होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वो जिस तरह पंजाब भर में दानिश स्कूल बनाए गए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट उन गरीब और नादार बच्चों को तालीम दी जाती थी जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बेहतरीन जो तालीमी सहूलियात हैं वो उनको मिल सकती हैं, तो उसी अपने विजन को आगे लेते हुए इन्होंने अब दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। फिर साथ साथ ये भी ऐलान किया था कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो मलिक रियाज का जो लूटा हुआ पैसा है जिसको इमरान खान ने फैसिलिटेट किया था पाकिस्तान लाने के लिए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना कर्जा अदा करने के हवाले से उस पैसे को इस्तेमाल किया गया था। बाद में जस्टिस काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि ये पैसा जो रियासत पाकिस्तान का है ये सुप्रीम कोर्ट का पैसा नहीं है, इसलिए इसको रियासत पाकिस्तान को वापस दिया जाना चाहिए। तो ये पैसा जो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का लूटा हुआ था वो उसको रियासत पाकिस्तान का जो अकाउंट है वो उसमें जमा कराया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से लेके। तो उसके बाद ये अब जो कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि अब हम इससे दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये चंद दिन पहले ऐलान किया और इतनी तेज़ रफ्तारी से जिस तरह वो कहा जाता है कि ये जो शहबाज स्पीड के हवाले से, तो ये अब आज बाकायदा तौर के ऊपर इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके हवाले से वो किया है, और H16 इस्लामाबाद का जो सेक्टर H16 है वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसका इफ्तिताह के मौके के ऊपर जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि इसकी जो सीड मनी है इनिशली 10 अरब रुपए विफाकी हुकूमत वो देगी, और उसके साथ साथ जो बाकी 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए के करीब जो लूटा हुआ पैसा था मलिक रियाज का वो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर खर्च किया जाएगा। और इसका जो इनिशियल जो फर्स्ट इसका वो होगा फेस वो अगस्त 2026 में मुकम्मल होके इसमें बाकायदा तालीम का आगाज शुरू कर दिया जाएगा। साथ साथ ये भी उसका बताया गया है, इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये इनिशली जो सीड मनी है और उसके साथ साथ जो बाकी 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है वो इस यूनिवर्सिटी की तामीर में खर्च होगी, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के डे टू डे के जो अखराजात और बाकी जो तमाम तर जो उसका है वो अखराजात जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी फीसेज और उनसे जो कमाई होगी उसके ज़रिए अदा की जाएगी। तो ये इसका बाकायदा संग बुनियाद रख दिया गया है और अगले साल अगस्त तक इस यूनिवर्सिटी का बाकायदा आगाज करने के हवाले से ऐलान किया गया है। इस जो तकरीब हुई है उसमें जो बताया गया है कि इसमें जो अहम मज़ामीन पढ़ाए जाने हैं वो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त एक वो होगा अगर वाकई ये इस विजन के मुताबिक इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाता है और ये मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो वज़ीर हैं मनसूबा बंदी एहसन इकबाल उन्होंने ये ऐलान किया है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस और दूसरे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ामीन हैं ये दानिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस टाइम जो ये लेटेस्ट जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक जितने भी उलूम हैं उनके लिए पाकिस्तान में इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए और एक अगर कोई इस तरह की खालिस्तान स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक कदम होगा जो कि वो किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी कि जो मलिक रियाज का ये लूटा हुआ पैसा है अगर ये किसी अच्छे काम के लिए खर्च हो रहा है तो ये एक बेहतर कदम है। बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत पेशरफ्त है जो एक यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से और इतने जदीद उलूम के हवाले से वो बनाई जा रही है। ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या अफगानिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है या नहीं हो सकती। आपके इल्म में होगा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कुछ अपने जो हुकूमती ज़राए थे
उनसे बातचीत की थी और उन्होंने ये बताया था कि ये फैसला कर लिया गया, खासतौर पे जो जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद ये फैसला कर लिया गया था कि जो BLA के दहशतगर्द जिस टाइम ये दहशतगर्दी का ये जो वाक़या रूनुमा हो रहा था, उस दौरान भी ये जो BLA के जितने भी टेररिस्ट थे वो अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड के साथ और जो रिंग लीडर था उसके साथ कंटिन्यूसली राब्ते में थे। तो उसके बाद जो ज़राए ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उसके साथ साथ जो हुकूमत है उसने ये फैसला कर लिया था कि अब इन दहशतगर्दों का न सिर्फ जो बलूचिस्तान है उसमें इनका सफाया किया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ अगर ये भाग के अफगानिस्तान जाते हैं तो वहां पे भी इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में या जो हॉट परसूट है किसी भी तरह से ये इनको अफगानिस्तान के अंदर भी मारा जाएगा जो भी पाकिस्तान की सरजमीन पे आके दहशतगर्दी करेगा। तो ये इस हवाले से जो हुकूमती ज़राए ने कुछ दिन पहले बताया था, आज इसका बाकायदा से चंद वफाकी वज़रा इसका बरमला इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर जाके भी कार्रवाई करेगा जो भी दहशतगर्द मुलविस होगा पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी के वाक़यात में। इस हवाले से जो वफाकी वजीर हैं रेलवे के हनीफ अब्बासी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी कर रहा है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में हो या फिर उसके साथ साथ जो BLA की तरफ से वो किया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो इन दहशतगर्दों को मारने के लिए या उनका सफाया करने के लिए किसी भी मुल्क में जा सकता है। और इस हवाले से अगर वो अफगानिस्तान यहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाई करके वहाँ पे चले जाते हैं तो उनको वहाँ पे भी इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है अब कि अफगानिस्तान के अंदर भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी या किसी भी सूरत में होगा तो ये पाकिस्तान अब इसमें नहीं हिचकिचाएगा। आपके इल्म में होगा कि कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान ने जो है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर की थी, जिसके बाद हमने देखा था कि अफगान हुकूमत की तरफ से कुछ एक रिएक्शन आया और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात खासतौर के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके जो ट्राइबल एरियाज थे उसमें देखने में नजर आए। और उसके साथ साथ अब जो बलूचिस्तान के अंदर भी इसमें शिद्दत नजर आई है, वो इसलिए भी है कि जो अफगानिस्तान के अंदर कुछ तब्दीलियां आई हैं, जो इंटरम सेटअप है जो तालिबान की तरफ से, उसमें जो तब्दीलियां आई हैं उसमें कुछ ऐसे लोग उनको तैनात किया गया है जो कि इस ये जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उनके साथ करीबी ताल्लुकात हैं, इस तरह ईरान के साथ भी उनके करीबी ताल्लुकात थे। तो उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में एक इजाफा हुआ था। तो ये इस खित्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से जो तब्दीलियां हो रही हैं खासतौर के ऊपर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल के नज़र में, तो उससे आगे आने वाले चंद हफ्ते या महीने भी बड़े अहम होंगे इन तब्दीलियों के हवाले से। वो कैसे होंगे, उसी सिलसिले में अगर हम अपनी अगला जो एक खबर है उसको डिस्कस करें, जो सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के जो इंटरम वजीर दाखिला थे और तालिबान के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम समझा जाता है एक ग्रुप के तौर के ऊपर हक्कानी नेटवर्क। अगर देखा जाए जो वॉर ऑन टेरर थी अमेरिका की, उसमें जो सबसे ज़्यादा सरदर्द या जो अमेरिका के हवाले से जिसने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई थी वो हक्कानी नेटवर्क के हवाले से ही थी कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ जितने भी हमले किए गए थे वो इस हक्कानी नेटवर्क की उसमें सरबराही में किए जाते थे। और इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ये दबाव रहता था कि पाकिस्तान ने इन हक्कानी नेटवर्क के जो सरकर्दा रहनुमा हैं इनको पनाह दी हुई है पाकिस्तान के जो कबायली इलाका जात हैं उसमें। तो ये पाकिस्तान पे हमेशा से जो अमेरिका की तरफ से डबल गेम का और इसका इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये सरबराही कर रहा है पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क वालों की, तो उससे ये एक तासुर मिलता था कि ये जो तालिबान के अंदर हक्कानी नेटवर्क है वो पाकिस्तान के बड़ा करीब समझा जाता है। ताहम क्या ये वाकई पाकिस्तान के करीब समझा जाता है या नहीं समझा जाता, लेकिन आज जो सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्तीफ़ा दिया है, ये कुछ अरसे से ये चीमा गोयां जो अफगान मीडिया था उसमें भी चली आ रही थी कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी के इख्तलाफात जो अफगान तालिबान की शूरा है उसके साथ इतने बढ़ चुके थे कि वो मुल्क छोड़ के उनको जाना पड़ा और कुछ अर्सा ये मुल्क से बाहर रहे। फिर ये भी इतलात आई कि ये कुछ अर्सा यहाँ पे पाकिस्तान के, क्योंकि इनके दोनों बॉर्डर की दोनों तरफ जो है वो रिश्तेदारियां भी हैं, इनके कबाइल पाकिस्तान की साइड पे भी रहते हैं, अफगानिस्तान की साइड पे भी रहते हैं। तो ये भी कहा गया कि शायद ये जब UAE और उसके बाद फिर उम्रा करने गए तो उसके बाद वापस आके ये कुछ अर्सा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी रूपोश हो सकते हैं। लेकिन बिलाखिर कल इनके हवाले से जो अफगानी मीडिया है उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये खोस्त में पब्लिक में नजर आए
वहाँ पे नमाज जुम्मा अदा की और उसके बाद लोगों से भी मिले जुले। आज उनका बाकायदा से अफगान मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है बतौर इंटरम वज़ीर दाखिला के। और जो अफगान तालिबान की जो शूरा है और जो उनके जो अमीर हैं उन्होंने ये इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया है। अफगान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो इनके इस्तीफ़ा देने की जो रीज़न है, एक तो यही है कि जो तालिबात के हवाले से, जो एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से इनके इख्तलाफात थे हकानी, जो सराजुद्दीन हकानी के, वो ये चाहते थे कि तालिबात को एक लिमिटेड उस हवाले से तालीम की इजाज़त देनी चाहिए, जबकि जो अफगान जो अमीर हैं वो ये नहीं चाहते कि तालिबात को जो तालीम के हवाले से इजाज़त मिलनी चाहिए। इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होता रहा। बहरहाल ये जो इख्तलाफात है सिर्फ ये तालीम के हवाले से नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके हवाले से भी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कोई इस तरह की भी जो है वो कोशिशें हो रही हैं जो तालिबान के अपने अंदर जो इंटरनल जो गिरोह बंदी है उसमें, कि ये जो मौजूदा अमीर हैं उनको हटा के कोई और जो है वो अमीर उनको तैनात किया जाए जो शूरा की तरफ से। और उसके लिए जो सबसे हॉट फेवरेट है या जो सबसे ज़्यादा ये समझा जा रहा है कि इसके लिए मौजू तरीन नाम है वो मुल्ला उमर के जो साहिबजादे हैं, मुल्ला याकूब जो कि वज़ीर दिफा थे, उनके हवाले से भी ये खबरें चल रही हैं कि उनकी जगह पे भी जो रिप्लेस कर दिया गया है मुल्ला अखवंद की जानिब से। तो ये एक जो तब्दीली नज़र आ रही है, बज़ाहिर इससे यही लगता है कि कुछ अरसे के बाद कोई अफगान जो ये तालिबान के अंदर भी कोई रिजीम चेंज हो सकता है, कोई नई क़यादत भी आ सकती है। बहरहाल ये देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। अब ज़रा बात कर लें अमेरिका के हवाले से। वहाँ पे अमेरिका में भी बड़ी अहम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप के आने के बाद नई नई तब्दीलियाँ और नई नई पेशरफ्त और नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहाँ पे अमेरिका के अपने हमसाए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, चाहे वो टैरिफ्स की सूरत में हो, चाहे वो यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से अमेरिका का अपना असर रसूख इस्तेमाल करना हो, वो एक तरफ हो गया। लेकिन जो अमेरिका के अंदर जो इंटरनल तब्दीलियाँ आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिकी उससे परेशान नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर। उसकी एक अगर मैं आपको जो एक रीज़न आ रही है वो ये है कि जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD वेंस, उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया है कि अमेरिका जब चाहेगा वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी अमेरिका से बेदखल कर सकता है, क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं वो कहते हैं वो अमेरिकी शहरियत के बराबर या उनको जो जितने भी वो हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ या जितने भी उनको राइट्स हैं वो इनके पास नहीं है। तो इसलिए अगर नेशनल सिक्योरिटी को वो कहते हैं कि हम प्रेफरेंस देंगे और कोई भी अगर ग्रीन कार्ड होल्डर भी वो होगा तो उसको बेदखल किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अब अमेरिका में वो जो एक सर्टेनिटी थी ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए, वो अब वो भी खतरे में है। ग्रीन कार्ड होल्डर किसी को भी किसी भी वक्त जो है वो निकाला जा सकता है। अगर इसी पे ही हम मजीद आगे बात करें तो ये एक अभी जो एक फ़लस्तीनी नजाद अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर जो थे महमूद खलील, उनके हवाले से बड़ा ज़्यादा अमेरिकी मीडिया के अंदर और अमेरिकी ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है महमूद खलील के हवाले से। महमूद खलील एक फ़लस्तीनी नजाद अमेरिकी तालिब इल्म थे और ग्रीन कार्ड होल्डर थे। ये अमेरिका की जो न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है वहाँ पे ये स्टूडेंट थे। पिछले साल जब ये इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया गया तो इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर मुजाहरे ऑर्गेनाइज कराए थे और इसराइल मुखालिफ ये मुजाहरे थे ऑब्वियसली। तो उसके बाद अब कोई पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट हो रहा है कि इनको इनके अपार्टमेंट पे जो अमेरिकी फोर्सेस थे वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए और इनको उठा के ले गए। इनिशली जो रिपोर्ट आई कि इनको न्यू जर्सी जो न्यूयॉर्क के जो करीबी स्टेट है वहाँ पे इनको एक फैसिलिटेशन सेंटर में रखा गया। फिर इनकी फैमिली वहाँ पे मिलने गई तो वहाँ पता चला कि ये उधर भी नहीं है। कि फैमिली जब इनसे मिलने के लिए वहाँ पे न्यू जर्सी के जो फैसिलिटेशन सेंटर था वहाँ पे गए तो उनको बताया गया कि यहाँ पे ये नहीं है। फैमिली को ये बताया गया कि ये अब लुइजियाना जो अमेरिका की स्टेट है वहाँ पे इनको किसी जगह पे वो कैद रखा गया है और अब तक भी ये वहाँ पे हैं। तो बज़ाहिर जो ये महमूद खलील हैं इनके खिलाफ ना तो कोई चार्जशीट है ना ही इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये इसराइल के खिलाफ इन्होंने मुजाहरे किए थे जो कि ट्रंप इंतज़ामिया को ये पसंद नहीं आए। और ट्रंप इंतज़ामिया ने इवन इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ये इस तरह जो प्रोटेस्ट और जो एहतजाज का सिलसिला है
ये ख़त्म होना चाहिए, वरना फिर वो तमाम तर जो तालिब इल्म हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। जो अमरीकी होंगे उनको मुकम्मल तौर के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, और जो गैर मुल्की स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तो ये उसके हवाले से ये एक उसकी पहली कड़ी है, और अमरीकी जो सोसाइटी है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो पैगामात और जो मुख्तलिफ कवरेज आ रही है उससे यही तासर मिल रहा है कि अगर ये ट्रंप इंतज़ामिया के इस एक्शन के खिलाफ कि जो अब वहाँ पे तालिब इल्मों को या जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको इस तरह मिसिंग किया जा रहा है, तो ये अगर मिसिंग पर्सनस का सिलसिला अमेरिका के अंदर शुरू हुआ तो ये एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ रेजिस्ट करना होगा, और ये जो महमूद खलील है इसके हक में आवाज़ उठानी होगी, वरना फिर कोई भी ये आज ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, कल को अमरीकी परमानेंट जो अमरीकी शहरी हैं उनको भी उठाया जा सकता है। इसलिए बजाय यही लगता है कि ट्रंप को इस हवाले से भी रेजिस्टेंस का सामना है, कि अब देखना यह है कि ये महमूद खलील के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया क्या फैसला करती है। बहरहाल हमने अब तक जो देखा है ट्रंप के ऊपर चाहे जितना क्रिटिसिज्म हो, मीडिया में इनके खिलाफ जितनी भी कवरेज हो, उसके बावजूद भी ट्रंप ने हमेशा वही करते हमने देखा है कि वही करता है जो सदर ट्रंप है जो वो बेहतर समझते हैं अपने लिए या अपने मुल्क के लिए। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये इन प्रोटेस्ट और उनका कोई असर नहीं होगा। ताहम जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक की जो डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें ये आवाज़ उठाना अगर उसको भी इस तरह बंद किया जाएगा तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल है। अमेरिका की जो एक सुपर पावर की जो एक बुनियादी वजह थी वो यही थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से हो या फिर दुनिया भर से जो क्रीम होती है, जो फर्टाइल माइंड्स हैं, उनको दुनिया भर से ये अमेरिका अट्रैक्ट करता था। वो तालीम हासिल करते थे, यहाँ पे नई से नई इनोवेशंस और नई से नई इस्लाहात और नई से नई जो है इजादात करते थे। अब अगर ये सिलसिला अमेरिका की तरफ से बंद किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी डाउनफॉल का ये आगाज़ है। बहरहाल इस पे जो मज़ीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जो आज 14 फरवरी को जो एक और ऐलान किया गया अमेरिकी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, वो ये है कि इन्होंने जो मुख्तलिफ इदारों जो फेडरल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बजट कट डाउन करने के हवाले से और उसके हवाले से ये जो शुरू किया था उसमें नई जो एक लिस्ट में नाम आए हैं सामने जिनको बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उसमें दो बड़े इम्पॉर्टेंट नाम हैं, एक है वॉइस ऑफ अमेरिका का और दूसरा है वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स। ये जो वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स है ये दुनिया भर से मुख्तलिफ स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप पे अमेरिका में इनवाइट करता था, जो मुख्तलिफ टॉपिक्स और जो मुख्तलिफ हवाले से मौज़ूआत के ऊपर रिसर्च करते थे, ख़ासतौर के ऊपर डेमोक्रेसी और इस हवाले से उनके हवाले से अमेरिका में ये जो उसकी एक तरक्की का राज है वो यही है, रिसर्च के हवाले से दुनिया भर से ये लोगों को इनवाइट करते थे और जो लेटेस्ट जितनी भी जदीद से जदीद रिसर्च होती थी ज़्यादातर ये इसी तरह इमिग्रेंट्स और जो स्टूडेंट्स आते थे उनकी तरफ से ज़्यादा होती थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका की तरफ से ये इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं इससे अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान होगा फ़ायदा होने की बजाय। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।